दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए, पिछले क्लास में आप लोग को बताया था बाल विकास के सिद्धांत, मतलब कि बाल विकास के शैशवावस्था और कितनी अवस्था हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कि बुद्धि क्या है, किसने दिया है। ये आप लोग को बीएड नोट्स वगैरह में, मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और सीटेट वगैरह के लिए भी ये उपयोगी होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बुद्धि का अर्थ क्या है। सामान्य बातचीत में बुद्धि शब्द का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। ठीक है, जैसे कहता है ना कोई भी, बुद्धि नहीं है, बुद्धि कितना है, जो भी है। तो समान बातचीत में बुद्धि शब्द का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, बहुत ही किया जाता है। ठीक है, प्रायः ऐसा माना जाता है कि अमुक बालक की बुद्धि काफ़ी तेज होती है और अमुक बालक साधारण बुद्धि या मंदबुद्धि का होता है। ठीक, लेकिन बुद्धि क्या है, बुद्धि का कोई स्पष्ट परिभाषा न देकर इनका समानार्थी शब्द यूज करता है। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान, चातुर्य, श्रेष्ठता, मस्तिष्क आदि के द्वारा क्या करता है, बुद्धि के अर्थ को समझना चाहता है। ठीक है, परंतु बुद्धि शब्द का वास्तविक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ अत्यंत व्यापक तथा जटिल है। ठीक है, बुद्धि शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, अत्यंत ही व्यापक और जटिल है। देखिए, सर्वप्रथम जो है फ्रांसिस गाल्टन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि का शब्द प्रयोग किया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग बुद्धि शब्द का, तो फ्रांसिस गाल्टन एक मनोवैज्ञानिक थे। बुद्धि क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में क्या होता है, सदैव मतभेद रहते हैं। इस मतभेद को दूर करने के लिए समय समय पर सभा होती रहती है। 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिक की सभा हुई और फिर 1923 में विश्व में मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई। ठीक है, तब सभी मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्धि की कोई भौतिक सत्ता नहीं है, यह केवल अर्थ मात्र है। यह अमूर्ति होती है, मतलब कि जिसे मतलब कि देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, मूर्ति नहीं, अमूर्ति। इसे छूकर या देखकर नहीं समझा जा सकता है। इसे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही समझा जा सकता है। जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसकी ईमानदारी को परिलक्षित होती है, मतलब कि सुंदर महिला है तो उसका अवलोकन सुंदरता का आभास होता है। उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य से बुद्धि का आभास होता है। बुद्धि का आभास बुद्धिमान व्यक्ति के मतलब कि कार्य से होता है, कि वो कैसा कार्य कर रहा है। अगर अच्छा कार्य कर रहा है और सही मतलब कर पा रहा है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, सही ढंग से कर पा रहा है। हम ईमानदारी व सुंदरता को न देखकर क्या करते हैं, ईमानदार व्यक्ति को और सुंदर महिला को क्या करते हैं, देखते हैं। उसी तरह से मतलब कि बुद्धि को ना देखकर बुद्धिमान व्यक्ति को देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि अमूर्ति है, मतलब कि उसको देखा नहीं जा सकता है। तो बुद्धि को ना देखकर बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं। आइए, 1905 में अल्फ्रेड विन्ने ने प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अपने ही परीक्षण का बार बार संशोधन करने के बाद 1911 में बुद्धि और बोधपरक आधारित तथा उद्देश्य पूर्ण व सही निर्णय से निर्धारित होने वाली खोज परकता के रूप में स्पष्ट किया। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनकी परिभाषाएं दी गई है बुद्धि को लेकर। ठीक है, जो कि बोरिंग एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनके अनुसार 1923 में बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बकिंघम के द्वारा बोला गया है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। और गाल्टन के अनुसार क्या है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। और टर्मन महोदय का कहना है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, ऐसे बुद्धि के बारे में एक और चीज़ बोल सकते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि एक ऐसी मानसिक तत्व है या फिर मानसिक कारक है जिसके कारण दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाने जाने पर उनके साथ उनके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है, जिसके कारण दो व्यक्तियों की स्मरण शक्ति में
भिन्नता दिखाई देता है, ये भी बोल सकते हैं कि बुद्धि। ठीक है, बुद्धि की परिभाषा के रूप में एक, ये तो बोरिंग, बकिंघम, गाल्टन और टर्मन के अनुसार है, देख सकते हैं। टर्मन एक और चीज बोले थे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन करता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। ये कहना था किसका, टर्मन का। बिन्ने के अनुसार कहना क्या था कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन, बिन्ने के अनुसार क्या था कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। जैसे पहला था, इन्होंने कहा था कि ज्ञान, दूसरा आविष्कार, ठीक है, आविष्कार, तीसरा बोल सकते हैं निर्देश, ठीक है, निर्देश, और चौथा बोल सकते हैं आप लोग का आलोचना, ठीक है, आलोचना। तो ये आप लोग का बुद्धि, ये बिन्ने के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में क्या है, निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। क्रूज के अनुसार कहा गया है, क्रूज भी अपना मत दिए हैं कि बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अच्छी प्रकार समायोजन की योग्यता है। क्या है, समायोजन की योग्यता है, ठीक है, ये कहा गया है क्रूज के अनुसार। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें देख लिए आप लोग, बोरिंग, बकिंघम, गाल्टन, टर्मन, बिन्ने, क्रूज के अनुसार। ठीक है, अब बुद्धि की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। क्या है, बुद्धि अनेक प्रकार की क्षमताओं का क्या होता है, योग होता है। बुद्धि अनेक प्रकार की क्षमताओं का योग होता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अतीत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि अनेक क्षमताओं का क्या है, समूह है। ठीक है, अब देखिए, ये आप लोग की बुद्धि की विशेषताएं हैं। ये आप लोग को बीएड वगैरह में, मतलब कि बीएड या डीएलएड वगैरह में नोट्स के रूप में काम आएगा, तो ये आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं नोट्स में। ठीक है, कि बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ये सब। ठीक है, बुद्धि के प्रकार अब देख लीजिए। बुद्धि के प्रकार, गैरेट और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 3 वर्गों में। पहला किया गया है सामाजिक बुद्धि, दूसरा स्थूल बुद्धि, या फिर बोल सकते हैं इसको मूर्ति बुद्धि, ठीक है, और तीसरा बोल सकते हैं अमूर्त बुद्धि या फिर अमूर्ति बुद्धि। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं कि सामाजिक बुद्धि क्या है। एक गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार है। ठीक है, तो देखिए सामाजिक बुद्धि क्या है। सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। क्या है, व्यक्तियों को समझने। सामाजिक बुद्धि से क्या अभिप्राय है, व्यक्तियों को समझने। जिससे समाज में रह रहे हैं तो व्यक्ति किस प्रकार का है, उसका व्यवहार कैसा है, तो इसको समझने की योग्यता से है। इसी को सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। स्थूल बुद्धि या फिर मूर्ति बुद्धि जो होता है, कि स्थूल बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न पहलुओं को समझने तथा उनके प्रयोग करने की योग्यता से है। ऐसे लोग भौतिकवादी होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, भौतिकवादी होते हैं। प्रभावी व्यवस्थापक अथवा सफल व्यापारी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, प्रभावी व्यवस्थापक हो सकते हैं या फिर सफल व्यापारी बन सकते हैं। थॉर्नडाइक ने इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या कहा गया है, इसे स्थूल बुद्धि को गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि कहा गया है। तो ये स्थूल बुद्धि था। अब आप लोग को अमूर्त बुद्धि के बारे में देखिए। क्या है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। अमूर्त बुद्धि जो होता है, ठीक है, ये क्या है, शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। अमूर्त बुद्धि का सर्वोच्च रूप गणित व विज्ञान के सूत्रों और समीकरणों में तथा धार्मिक विचारों में परिलक्षित होता है। ये जो अमूर्त बुद्धि है, इसको ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बुद्धि वैसे इंसान जैसे कलाकार हो गए, चिंतक हो गए, वैज्ञानिक या दार्शनिक या लेखक या अध्यापक हो गए, ये सब आप लोग कैसे बुद्धि का यूज करते हैं, तो अमूर्त बुद्धि का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं या सीटेट वगैरह में कि वैज्ञानिक लोग कौन से बुद्धि का यूज करते हैं ज़्यादातर, मतलब कि जनरली, तो अमूर्त बुद्धि का उन लोग
क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो ये हो गया आप लोग का बुद्धि के प्रकार में 3 तरह के। अमूर्त बुद्धि भी सीख लिए। अब देखिए बुद्धि को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। जैसे बुद्धि है तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी तो हो सकते हैं ना। वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य, ये सब जो है बुद्धि को क्या करता है कि प्रभावित करता है। ठीक है। अब एज मतलब कि कोई बालक जो है छोटा है तो उसकी बुद्धि मतलब कि थोड़ी कम होगी। एक्सपीरियंस, अनुभवों के आधार पर बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। बुद्धि के सिद्धांत क्या है कि बुद्धि के प्रकृति तथा संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। ठीक है। अब बुद्धि के सिद्धांत और कुछ प्रतिपादक हैं। ठीक, तो देखिए बुद्धि के सिद्धांत कौन दिए हैं। जैसे एक कारक सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, एक कारक सिद्धांत जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, विनय के। ऐसे प्रतिपादक एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो विनय थे। लेकिन इसको एक कारक सिद्धांत के आगे बढ़ाने का काम किसने किया था, तो टर्मन और स्टर्न, ये दोनों मिलकर आगे बढ़ाने का काम किए थे। ठीक है। आगे देखिए द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत जो था स्पीयरमैन का था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का था। इन्होंने बुद्धि को 2 कारकों में डिवाइड किया। एक किया था सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब बोल सकते हैं समान का मतलब जनरल हो जाएगा। ठीक है। जी कारक और एस कारक के रूप में इन्होंने डिवाइड किया था। जी का मतलब जनरल हो जाएगा, जनरल मतलब इसको बोल सकते हैं कि सामान्य मानसिक योग्यता, और एस का मतलब कि आपको स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है। स्पेसिफिक कारक मतलब कि विशिष्ट मानसिक योग्यता में डिवाइड किया। ठीक है। स्पीयरमैन का यह विचार है कि व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाएगी वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। बाद में अपने सिद्धांत को सुधारते हुए यह स्वीकार किया कि बुद्धि में 2 तत्व के स्थान पे कितना तत्व है, तो 3 तत्व हैं। ठीक है। यही बना आप लोग का स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत। तो याद रखिएगा आप लोग कि द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत जो है किसका है, स्पीयरमैन का है। ठीक है। बहुकारक सिद्धांत किनका है, थॉर्नडाइक का है। बहुकारक जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का है, मतलब कि बहुकारक सिद्धांत का जो समर्थक थे वो कौन थे, थॉर्नडाइक थे। यह बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का क्या होता है, समूह होता है। प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः समान बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई क्या होता है, स्वतंत्र विशिष्ट योग्यता, स्वतंत्र एवं विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। ठीक है। तो ये था आप लोग का बहुकारक सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक इनके समर्थक थे। तो ये सब पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। इतने सब आप लोग को सीटेट वगैरह या फिर बीएड का ऑब्जेक्टिव वगैरह एग्जाम में आ सकते हैं। समूह कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत जो है ये क्या होता है, जो तत्व सभी प्रतिपादक योग्यताओं का क्या है, जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में समान नहीं होते परंतु क्रियाओं में समान होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व को संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अब देखिए ये जो समूह कारक जो सिद्धांत है क्या है, समूह कारक जो सिद्धांत है मानसिक क्रियाओं को अलग करता है। मतलब कि कुछ ऐसे मतलब कि इस प्रकार उल्लेख किया है इन तत्वों को समूह कारक सिद्धांत में ये थर्स्टन महोदय किए हैं। जैसे शाब्दिक अर्थ की क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, ये सब चीज़ों का क्या किया है समूह कारक में ये मतलब कि बताए हैं। ठीक है। कि आगे में आप लोग का बुद्धि संरचना सिद्धांत है। ये थर्स्टन के अनुसार समूह कारक, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। समूह कारक सिद्धांत किसका है, तो किसने दिया था, तो थर्स्टन महोदय दिए थे। बुद्धि संरचना सिद्धांत ये दिया था किसने, तो जेपी गिलफोर्ड दिया था। क्या बुद्धि संरचना सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय का दिया गया था। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसी को बुद्धि संरचना प्रतिमान सिद्धांत, क्या
प्रतिमान सिद्धांत बोल सकते हैं इसी को। ये किसने दिया था? गिलफोर्ड महोदय दिए थे। ठीक है, अब ये क्या होता है? उन्होंने अपने अध्ययन प्रयासों के द्वारा प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों में, जैसे सूचना सामग्री या फिर विषय वस्तु तथा उत्पादन में विभाजित किया जा सकता है। संक्रिया का अर्थ यहाँ हमारी मानसिक चेष्टा से, तत्परता और कार्यशीलता से होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन या मनन के विषय में बनाते हैं। तो ये था आप लोग का गिलफोर्ड का क्या, बुद्धि संरचना प्रतिमान सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो पूछ लिए जाएंगे कि बुद्धि संरचना प्रतिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गिलफोर्ड महोदय थे। फिर एक आता है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये आरवी कैटल के अनुसार, ठीक है, ये क्या है? आरवी कैटल के अनुसार दिया गया था। क्या? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। फिर आइए बहुबुद्धि सिद्धांत। एक था बहुकारक सिद्धांत, ये याद रखिएगा, थॉर्नडाइक। और बहुबुद्धि सिद्धांत जो था ये किनका था? हार्वर्ड गार्डनर के, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के दिया गया था बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए पदानुक्रमित सिद्धांत जो है वर्णन के अनुसार दिया गया था। किसके? फिलिप वर्णन के अनुसार। वर्णन के अनुसार क्या दिया गया था? क्रमिक, पदानुक्रमिक या फिर बोल सकते हैं क्रमिक महत्व सिद्धांत। बर्नर, हम्फ्रेज और कैटल आदि मनोवैज्ञानिकों ने स्फीयरमैन के जी कारक, जो जनरल कारक जो था सिद्धांत को के तत्वों को थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांतों के तत्वों तथा बहुकारक सिद्धांतों के तत्वों को एक साथ मिलाकर बुद्धि का एक नए सिद्धांत के प्रतिपादन किया, जिसमें पदानुक्रमित सिद्धांत की संज्ञा दी गई। जिसे क्या किया गया? पदानुक्रमिक सिद्धांत की संज्ञा दी गई। अब बताइए, जी कारक सिद्धांत जो दिया गया था स्फीयरमैन का, उसी में थर्स्टन के जो समूह कारक जो था, ये आप लोग देख सकते हैं, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत को जोड़ा गया, ठीक है, और उनके तत्वों को जोड़ा गया। बहुकारक सिद्धांत के क्या किया गया? बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो ये सबको मिलाकर एक क्या किया गया? नया आप लोग को बनाया गया, प्रतिमान सिद्धांत बनाया गया, जिसी को बोलते हैं हम लोग पदानुक्रमित सिद्धांत, जो कि वर्नर, फिलिप वर्नर के अनुसार, ठीक है, ये सब मिलाकर बनाया गया था। पदानुक्रमित सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है। क्या किया गया है? एक पिरामिड से किया गया है। पिरामिड जानते हैं, इस टाइप का होता है, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का, जिसमें बुद्धि के विभिन्न कारकों को एक पदानुक्रम के रूप में व्यक्त किया गया है, जहां जी कारक की सबसे ऊपर तथा एस कारक सबसे नीचे। जी कारक जो है सबसे ऊपर और एस कारक जो है सबसे नीचे, तथा अन्य संकीर्ण समूह कारकों को इन दोनों के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो भी प्रतिमान सिद्धांत दिया गया है, पदानुक्रमित सिद्धांत, इसको में जी कारक को सबसे ऊपर रखा गया है और एस कारक को सबसे नीचे रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार भी कुछ बोला गया है। जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार भी कुछ बोला गया है। जीन पियाजे के विचार में बुद्धि एक ऐसी अनुकूलित क्रिया है। क्या है? अनुकूलित प्रक्रिया है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होते जाता है, वैसे वैसे बौद्धिक विकास भी इसको में होते जाता है। ठीक है, तो ये बोले हैं किसके द्वारा बोला गया है? ये जीन पियाजे के अनुसार बोला गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो है बुद्धि से रिलेटेड, आप लोग को सीटेट या बीएड डीएलएड वगैरह में काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हार्वर्ड स्पेंसर 1895 ईस्वी में किया था। ठीक है, बुद्धि शब्द का ये ध्यान में रखिएगा। बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो विन्ने, या फिर बोल सकते हैं
बुद्धि शब्द, बुद्धि परीक्षण या बुद्धि का सूत्र वगैरह जो है, नहीं, बुद्धि का सूत्र किसने दिया था? तो स्टर्न दिया था। देखिए, बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? बुद्धि परीक्षण का मतलब कि तो ये किया था अल्फ्रेड बिन ने। बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग पहले पढ़े, सामाजिक बुद्धि, मूर्ति बुद्धि और अमूर्ति या फिर अमूर्त बुद्धि बोल सकते हैं। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग को पता है, लिंग, वातावरण, वंशानुक्रम, आयु और प्रजाति आदि को। ठीक है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी बताया कि बिन्ने के द्वारा दिया गया था, लेकिन टर्मन और स्टर्न जो है इसको आगे बढ़ाने का काम किए थे। बुद्धि के बहु कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। ये सब याद रखिएगा, आप लोग को सीटेट की दृष्टि से और ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से बीएड वगैरह में काम आ जाएंगे। ठीक है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा। तो बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये याद रखिएगा, त्रिकारक सिद्धांत और त्रियामी सिद्धांत दोनों अलग अलग है। तो त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, लेकिन त्रियामी सिद्धांत जो दिया गया था ये गिलफोर्ड के अनुसार दिया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बुद्धि लब्धि का सुझाव। बुद्धि लब्धि का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने और कब दिया था? तो ये विलियम स्टर्न 1912 में दिया था कि इसका बुद्धि लब्धि, जिसको बोलते हैं आईक्यू। आईक्यू का फुल फॉर्म देखिए, आप लोग को सीटेट वगैरह में पूछ लेते हैं कि आईक्यू में आई का मतलब क्या होता है और क्यू का मतलब क्या होता है। तो आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस याद रखिएगा। और क्यू का मतलब कोशेंट होता है, तो इसको इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। याद रखिएगा कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। ठीक है। तो आईक्यू इक्वल टू, ऐसा फार्मूला एक होता है, वो आप लोग को सीटेट में हमेशा 1 नंबर का आता ही आता है, 1-2 नंबर पूछ लिए जाते हैं कि आईक्यू निकालने के लिए पूछ लिए थे। ठीक है, कि आईक्यू इक्वल टू होता है MA/CA, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या? 100 से। मतलब कि मानसिक आयु, एम से क्या होता है? मेंटल एज होता है, और सी से होता है क्रोनोलॉजिकल एज होता है। ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि मानसिक आयु, मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु, और सीए जो होता है वास्तविक आयु होता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो वही आप लोग का बन जाता है आईक्यू का फार्मूला। तो ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, ये फार्मूला से आप लोग को क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। ठीक है, और बीएड में भी कई बार पूछ लिए हैं। तो ये याद रखिएगा कि आईक्यू कैसे निकालते हैं किसी का। अब मेंटल एज किसी का मान के चलिए कि 14 साल है। ठीक है, और उसका वास्तविक आयु कितना है? मान के चलिए कि 7 साल है। तो इसका जो आईक्यू लेवल कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 14/7 इंटू में 100 कर दीजिए, मतलब कह सकते हैं कि इसका आईक्यू लेवल कितना है? 200। ठीक है, तो ऐसे आप लोग का इंटेलिजेंस कोशेंट मतलब आईक्यू निकलता है, बुद्धि लब्धि इसको बोलते हैं। ठीक, तो बुद्धि लब्धि का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था टर्मन। मतलब कि आईक्यू का जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो टर्मन महोदय किए थे। सुझाव किसने दिया था सर्वप्रथम? तो ये विलियम स्टर्न किए थे 1912 में। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने तैयार किया था? बुद्धि परीक्षण सबसे पहले तैयार किया था विन्ने साइमन। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो विल्हम वुंट महोदय किए थे, विल्हम वुंट महोदय। ठीक है, मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले मतलब कि प्रयोग किसने और कब किया था? तो मानसिक परीक्षण का जो सबसे पहले प्रयोग किसने? कैटल महोदय किए थे, और 1890 में किए थे। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने की विधि किसने दी थी? हाँ, इसको बोल सकते हैं कि बुद्धि लब्धि निकालने की जो फार्मूला था, आईक्यू का फार्मूला जो था, वो किसने दिया था? तो टर्मन महोदय दिए थे। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने की विधि किसने दी? तो ये टर्मन महोदय का दिया गया था। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण का विकास किस देश में किया गया था? तो स्टैनफोर्ड बिन्ने ये अमेरिका में किया गया था। बुद्धि लब्धि के द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसका था? स्पीयरमैन का था। और कुछ कथन है जो याद रखने योग्य है।
सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसका कथन था? तो ये बकिंघम का कथन था। बकिंघम एक मनोवैज्ञानिक थे। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये किसका कथन था? तो ये कथन था टर्मन का। बुद्धि 18 वर्ष की आयु पर अपने अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है, ये किसका कथन था? थॉर्नडाइक कथन था। ये आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताए थे कि शैशवावस्था में क्या होता है कि बुद्धि जो विकास होता है, उसका ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास जो हो जाता है लगभग 50% के आसपास हो जाता है, और जैसे ही बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तो लगभग 90% का विकास हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, वो लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, 100% के आसपास इसका पूर्ण विकास, मतलब बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो थॉर्नडाइक महोदय कहे थे। बुद्धि केवल 14 वर्ष की आयु तक ही बढ़ता है, ये कथन था स्पीयरमैन का। तो ये सब याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला दिन आप लोग का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार का परीक्षण, ये सब बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।